अमावस की मनहूस काली रात, चारों तरफ घनघोर अंधेरा। एक सुनसान सड़क और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ एक घना जंगल। सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक कार और कार में आर्मी के रिटायर्ड मेजर संग्राम सिंह अपनी पत्नी अर्चना, बेटे राहुल और बहू गीता के साथ अपने एक दोस्त की बेटी की शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। पापा, आज शादी में बहुत मज़ा आया। आपने शर्मा जी को देखा, कितना हंगामा किया उन्होंने ड्रिंक करने के बाद, राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। राहुल की पत्नी गीता उसकी बगल वाली सीट में बैठी थी और उसकी पिछली सीट पर उसके माँ और पिता यानी संग्राम सिंह और अर्चना बैठे हुए थे। सभी लोग काफ़ी थके हुए थे। बेटा, आजकल ये सब चीज़ें शादियों और पार्टियों में मामूली हो जाती है, संग्राम सिंह ने राहुल की बात का जवाब दिया। जहां बाप और बेटे पार्टी की गुफ्तगू में लगे थे, वहीं संग्राम सिंह की पत्नी अर्चना किसी ही और विचारों में खोई हुई थी। आप लोग बेकार की बात छोड़िए, उसके स्वर में घबराहट थी। आज इतनी काली घनी रात है और ऊपर से ये मनहूस अमावस, मुझे न जाने क्यों डर लग रहा है। ये सड़क और ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। भगवान, जल्दी से हम लोग घर पहुंच जाए बस। एक पल के लिए बाप बेटे अपनी बातों से रुक गए और अर्चना को ताकने लगे। अर्चना ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि घर के लिए जल्दी निकलना चाहिए, पर आप बाप बेटे मेरी सुनते ही नहीं है। इतनी रात में इस काले घने जंगल में फैमिली के साथ जाना आप दोनों को कोई रिस्क नहीं लगता? अर्चना बोलते बोलते दोनों तरफ से घिरे हुए काले जंगल को उस दौड़ती हुई कार की खिड़की से झांक कर निहार रही थी। लो जी, तेरी मम्मी फिर से शुरू हो गई अब, संग्राम सिंह ने मुंह बिचकाते हुए कहा। क्या मम्मी, आप भी ना, राहुल ने ड्राइव करते हुए कहा। अरे आप क्यों डर रही है मम्मी? गीता यानी राहुल की पत्नी और संग्राम सिंह की बहू ने बीच में ही कहा। अरे पापा और राहुल हमारे साथ है ना, तो फिर डरने की क्या बात है? संग्राम सिंह जो अर्चना के साथ बैठे हुए थे वो बोले, बेटा तुम नहीं जानती तुम्हारी मम्मी को, डरने की पुरानी बीमारी है इसको। इसका बस चले तो हम लोग घर में दुबक कर ही बैठे रहे बस। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? संग्राम सिंह ने अर्चना को देखकर आंखें मटकाई। इसी के साथ राहुल और संग्राम सिंह के ठहाके गूंज उठे, जिसमें गीता की हल्की हंसी भी शायद शामिल हो चुकी थी। अरे मेरी जान, आर्मी में इससे भी भयानक भयानक जंगलों में रात रात भर मैं कई मिशन पर जा चुका हूँ। अरे भाई, ये अमावस पूनम की रात क्या है ये सब कुछ? लगता है तुम्हारा विज्ञान बहुत कमज़ोर है। अरे सब रात एक जैसी तो होती है, चांद निकला पूरा तो पूनम की रात और पूरा डूब गया तो अमावस की रात। वैसे सच कहूँ तो अमावस की रात तो अच्छी रहती है, अंधेरे में दुश्मन फौजी आपको देख भी नहीं सकता। संग्राम सिंह के ठहाकों के साथ गीता और राहुल भी फिर से हंस पड़े। अर्चना कसमसा कर रह गई, पर वो अंदर से कुछ घबराई हुई थी और शायद अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कहते हैं ना, डरना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। कार में फिर से ठहाकों के बीच बातें होने लगी, जिसमें अर्चना शामिल नहीं हो पाई। शायद वो डरी हुई थी अपनी सोच में आती हुई उस भयानकता के कारण। और तभी कुछ ही पलों के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। सड़क पर दौड़ रही उनकी कार का संतुलन बिगड़ा। कार अचानक से लहराई, जैसे ड्राइवर के बस से बाहर आ गई हो, और तभी एक जोरदार झटका खाकर वो कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। ये सब अचानक से हुआ, जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। दुर्घटना सुना है अचानक से ही होती है। एक्सीडेंट की एक जोरदार आवाज़ के कुछ ही पल के बाद खामोशी छा चुकी थी। जंगल में सन्नाटा जैसे फिर से पसर गया था। वो काला जंगल फिर से भयानकता में डूबने लगा था। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राहुल, जो कि कार चला रहा था, संभलते हुए कार से बाहर आ गया और दूसरी तरह से कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। मम्मी, पापा, गीता, आप लोग ठीक तो है ना? जल्दी कार से बाहर आइए।
राहुल ने कार का दरवाजा खोला और कार से निकलकर बाकी सभी को भी बाहर निकालने लगा। कार किसी पेड़ से टकरा गई थी। कुछ समय बाद अब सब लोग कार से बाहर आ चुके थे। राहुल, संग्राम सिंह अपना घुटना पकड़कर कर्राते हुए बोले। अर्चना और गीता को कोई खास चोट नहीं आई थी। क्या हुआ बेटा, गाड़ी से कुछ टकराया था क्या? पता नहीं, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था, राहुल ने घबराई हुए आवाज में कहा। क्या मतलब, सच में कोई टकराया था? पापा पता नहीं, मुझे भी, हम बातें कर रहे थे और अचानक ऐसा लगा कोई चीज सड़क पर थी और जो कार से टकराई और ये दुर्घटना हो गई। राहुल संग्राम सिंह को खड़े होने में मदद करते हुए बोला। सच तो ये था कि वो भी अब घबराया हुआ था। भगवान का लाख लाख शुक्र है हम सब ठीक है, अर्चना गीता का हाथ पकड़कर बोली। किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही काला सन्नाटों से भरा हुआ जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। संग्राम सिंह ने पलटकर सड़क की तरफ देखा, पर सड़क पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं समझा नहीं बेटा, सड़क पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है और नहीं आसपास कोई परछाई। फिर तुम टकराए किस चीज से, मतलब कार किस चीज से टकराई थी? संग्राम सिंह ने राहुल को अजीब तरह से घूरते हुए कहा। राहुल का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था और कार की जलती हुई इंडिकेटर में वो रह रहकर दिख रहा था। पता नहीं पापा, ऐसा लग रहा था कि कोई था सड़क पर, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से कार के सामने आ गया। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा पापा, पर उसे बचाने के साथ ही ये सब हुआ। पर सच में वहां सड़क पर कोई था जो कार से टकराया। राहुल की इस तरह की बात सुनकर सभी का घबराना और सवाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। गीता भी काफी घबराई हुई थी। अगर ऐसा था तो मैं भी सामने बैठी थी ना, तो मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया राहुल। मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है हम सब बात करने में इतने मशगूल हो गए थे कि ठीक से ध्यान न दे पाए हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो था, क्योंकि टकराने की आवाज़ मैंने सुनी थी। राहुल अब भी परेशान था और पेड़ से भिड़ी हुई अपनी कार को घूर रहा था। सभी लोग ये जानने में लगे थे कि आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ। बेटा, लगता है तुम्हें वहम हुआ है। तुम काफ़ी थक गए हो और बातें करते हुए तुमने ध्यान भी नहीं दिया होगा और गाड़ी बहक गई होगी या कोई खड्डा आ गया होगा। वैसे भी काफ़ी अंधेरा है। अब जाने दो, वहाँ तो कोई भी नहीं है और भगवान का शुक्र है हम सब सही सलामत है। चलो देखते हैं गाड़ी ठीक तो है ना, वरना आज रात इस काले घने जंगल में तेरी मम्मी की भूतों की कहानियाँ सुनने में बितानी पड़ेगी और इस छोटे से एक्सीडेंट के पीछे फिर तेरी मम्मी कोई भयानक कहानी रच देगी, संग्राम सिंह ने चिढ़ाते हुए कहा और वो कार की तरफ बढ़े। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। आखिरकार कोई फौजी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कैसे घबरा सकता था। कार चालू करने की भरसक कोशिश की गई, पर इंजन आवाज़ करके शांत हो गया और इसी के साथ पूरा जंगल भी एक पल को शांत होने लगा। बेटा, ये कैसी सुनसान सड़क है, अर्चना सड़क के दोनों तरफ देखते हुए बोली। न कोई रोशनी है और न ही कोई गाड़ी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अर्चना शायद उस कहानी को रचने लगी थी जिसका जिक्र अभी संग्राम सिंह ने किया था। अरे मम्मी, आपने ही तो कहा था ना आज अमावस है, तो अंधेरा तो होगा ही ना, और वैसे भी ऐसे जंगलों में कोई लाइट्स भी नहीं होती। आप प्लीज़ ये सब सोचना बंद करें, राहुल ने कहा, क्योंकि वो जानता था अर्चना के डरे हुए बर्ताव को और अभी समय वहाँ से निकलने का था, ना ही इन कहानियों का। तभी संग्राम सिंह से कार स्टार्ट हो गई और वो कार को रिवर्स गियर में डालकर पीछे सड़क पर ले आए। राहुल अर्चना और गीता को कार की तरफ लेकर आया। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट। शुक्र है बॉनेट और हेडलाइट्स के अलावा सब ठीक है और ये स्टार्ट भी हो गई है। वाकई कार को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और अब कार स्टार्ट हो चुकी थी। संग्राम सिंह ऐसे मुस्कुराए जैसे डूबते हुए इंसान को नाव मिल गई हो, वो भी पूरी की पूरी। और अब इसी नाव में उन्हें अपनी फैमिली को जंगल पार करवाना था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो गाड़ी चालू हो गई, अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा।
अर्चना संग्राम सिंह के साथ आगे की सीट पर बैठ गई और इस बार राहुल और उसकी पत्नी गीता पीछे की सीट पर बैठे। उस घने जंगल की दशा ऐसी थी कि कोई भी वहां से जल्दी से निकलना चाहेगा। गाड़ी वापस सड़क पर थी, बीचों बीच। तभी राहुल ने पूछा, क्या हुआ पापा? गाड़ी चालू करके अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए निकालिए गाड़ी यहाँ से फटाफट। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कार आगे नहीं बढ़ रही। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, गियर डाला हुआ है, एक्सीलेटर भी दबा रहा हूँ। अभी तो सब ठीक लग रहा था। मुझे तो लगता है कार में कोई गड़बड़ी हो गई होगी पापा। अरे इतने जोर से पेड़ से जो टकराई थी। आप रुकिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो, राहुल ने कहा और उसने कार का दरवाज़ा खोला। पर अर्चना ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कार से मत उतरना। जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ए जी, आप कोशिश करिए, कार चल जाएगी। अर्चना सहमी हुई थी। वह किसी भी तरह की मुसीबत को बुलाना नहीं चाहती थी और शायद जंगल को महसूस भी कर रही थी। कभी कभी वहम सच भी हो जाते हैं। आगे क्या होगा कौन जानता था। क्या मम्मी, आप भी ना, अगर गाड़ी चल सकती तो अब तक हम लोग आगे निकल चुके होते ना। चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाकई हम यहाँ फंस जाएंगे। और आप इतना क्यों डरी हुई हो? मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। पापा जरा वो टॉर्च देना। आप लोग गाड़ी में ही बैठे रहिए, मैं देख कर आता हूँ। फिर राहुल टॉर्च लेकर बाहर गया और कार का बोनेट उठाकर चेक करने लगा। अर्चना और गीता का ध्यान कार के शीशे से बाहर की तरफ था, जैसे वो कुछ खतरे को भांपने की कोशिश में थे और संग्राम सिंह कार को चालू करने की कोशिश में थे, क्योंकि उन्हें किसी भी खतरे से डर नहीं लग रहा था। तभी अचानक कार के बाहर से राहुल की एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक ऐसी जोरदार आवाज जिसने किसी डर को छू लिया हो। पापा, मम्मी, जल्दी यहाँ आइए। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता चीख सुनकर जल्दी से कार से बाहर निकल गए और राहुल की तरफ भागे, जैसे कोई भूत देखने के बाद भागता है, ये सोच कर कि जाने क्या अनहोनी हुई होगी जो राहुल इस तरह चीख रहा था। क्या हुआ राहुल? संग्राम सिंह ने बाहर आते ही पूछा। पापा वो, शक पकाते आवाज में राहुल ने कुछ इशारा किया। क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? अर्चना और गीता भी संग्राम सिंह के पीछे ही थे। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ कांपते हुए कार की हेडलाइट्स की तरफ इस तरह आगे बढ़ाया जैसे किसी ने हाथ में डंड मारकर सुन्न कर दिया हो। राहुल ने कुछ इशारा किया। संग्राम सिंह और उसकी फैमिली की नज़र राहुल के हाथ की दिशा में बढ़ी। 3 जोड़ी आंखें उस दिशा की ओर ताकने को हुई और अगले ही एक पल में वह नज़ारा देखकर सभी को जैसे सांप सूंघ गया। संग्राम सिंह और उसका परिवार अब एक पल के लिए सांसें थामे खड़ा था उस भयानक नज़ारे के सामने। उनकी आंखों के सामने भयावह दृश्य था। कार की हेडलाइट पर ताजे खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ओ माय गॉड, गीता के मुंह से निकला। अब ये क्या है? एक पल के चुभते सन्नाटे के बाद संग्राम सिंह ने धीरे स्वर में पूछा। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि कोई ना कोई कार से टकराया था, वरना ये दुर्घटना नहीं होती। पापा, अब तो आपको यकीन हो गया ना ये सब कुछ देखकर? राहुल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हे भगवान, अर्चना चिल्लाई। मैंने कहा था यहाँ कुछ गलत हो रहा है। ये खून के दाग कहाँ से आ गए? किसके हैं ये खून के दाग? अर्चना ने जोर से संग्राम सिंह के बाजुओं को दबाकर कहा। राहुल, पापा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? गीता ने डरे हुए स्वर में कहा। पापा, मम्मी ठीक कह रही है, कुछ तो गलत हो रहा है। अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है।
गीता ने थूक गटगटाते हुए कहा। मगर ये किसी जानवर का भी खून हो सकता है ना पापा। जानवर? अच्छा तो कहाँ है वो जानवर जो कार से टकराया था? राहुल ने पूछा। हो सकता है तुमने उसे देखा ही ना हो और वो गाड़ी के नीचे आ गया हो, और जब हम उस पेड़ से टकराए तब वो उड़कर जंगल में भाग गया हो। जख्मी हालत में भी हो सकता है, गीता ने अपना अनुमान लगाया। संग्राम सिंह अब भी खामोश थे, क्योंकि वो शायद बातों में नहीं सबूतों में यकीन करने वाले थे। हो सकता है, पर फिर सड़क पर कहीं खून तो गिरना चाहिए था ना। अर्चना चारों तरफ देखते हुए बोली। ये कोई मायाजाल लगता है जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कोई काला जादू हो सकता है। कहते हैं अमावस की रात बड़ी जालिम होती है और काली और बुरी आत्माएं लोगों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाती है। अर्चना के बातों ने राहुल और गीता को भी यकीन दिलवाना शुरू कर दिया था कि ये सब किसी कारण से उनके साथ घट रहा है। जंगल के बीचों बीच खड़े चारों तरफ से घने और भयानक जंगल का नज़ारा अर्चना की बातों को सच बनाए जा रहा था। पापा, मम्मी सही कह रही है। मैंने भी आपको कहा था ना, कार से कोई ना कोई तो जरूर टकराया था, लेकिन मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। राहुल ने अपनी बात कही। ऐसा लगा वाकई वो अपनी मम्मी की बातों से सहमत हो रहा था। राहुल! संग्राम सिंह झुंझलाए। अब उनकी बारी थी बोलने की। कम से कम तुम तो अपनी मम्मी का साथ मत दो इन फिजूल बातों में। अरे इसे तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र बातें करने का शौक है। 35 सालों का तजुर्बा है मेरा इसके साथ। ये सब बकवास बातें मत करो प्लीज़। संग्राम सिंह गुस्से में बोले। अगर ऐसी बात है तो आप ही बताइए ना, कहाँ है वो जो कार से टकराया था? अर्चना भी गुस्से में चीख पड़ी। कहाँ गया? आसमान में चला गया या धरती में समा गया? बोलिए। उसके चेहरे पर गुस्सा था। तुम अब चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज, संग्राम सिंह ने अर्चना को घूरते हुए कहा और गोर-मटोल आंखों से घूर कर भी उसे चुप करवाना चाहा। और वो अचानक चुप भी हो गई। पर सड़क अब भी खाली था, क्योंकि सच तो बस यही था कि सिवाय उनके उस जगह पर कोई भी नहीं था। कार की हेडलाइट से रोशनी बस उन पर आ रही थी और आसमान जैसे काली स्याही में नहाया हुआ था। संग्राम सिंह और राहुल उस जगह के आसपास आ गए जहां से कार बहकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और टॉर्च की रोशनी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। शायद अब वो उस खून के धब्बे या एक्सीडेंट के कारण को तलाश रहे थे, पर वहाँ ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे ये कहा जाए कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था या कार से कोई टकराया था और टकराने के बाद वो गिरा या जख्मी हुआ हो। बल्कि अब तो जंगल से अजीब सी आवाज़ भी आने लगी थी, पर उन आवाज़ों को साफ सुन पाना मुमकिन नहीं था। पापा, यहाँ तो कोई निशान नहीं। राहुल ने जंगल से आती हुई हल्की अजीब आवाज़ों को ध्यान न देते हुए उस जगह के आसपास मुआयना करते हुए कहा। संग्राम सिंह अब भी आसपास देखने में लगे हुए थे। हो सकता है वो कार से टकराने के बाद उछलकर सड़क किनारे उस ढलान से लुढ़क कर नीचे झाड़ियों में चला गया हो। आखिर कार बहुत स्पीड में थी, वह जरूर बेहोश हो गया होगा, तभी हमारे इतना आवाज़ देने के बाद भी वो सुन नहीं पा रहा है। संग्राम सिंह ने अपना एक और तर्क लगाया और फिर राहुल के हाथ से टॉर्च ली और ढलान की ओर रोशनी फैलाई, लेकिन उस तरफ झाड़ियों के सिवा और कुछ नहीं दिखा। गीता ने कहा, पापा, अगर वाकई ऐसा है तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो वाकई जानवर नहीं था तो। अर्चना ने घबराई और लड़खड़ाई आवाज में कहा, तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अर्चना बड़बड़ाने लगी, और कितनी बार कहूँ आप लोगों से, हम यहाँ फंस गए हैं। पहले ही कहा था, जल्दी घर निकल जाना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। देखिए वही सब हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये शैतानों का काम है। भला इस कार से टकराने के बाद कोई कैसे उठकर कहीं जा सकता है? अगर वो सच में कोई इंसान था तो कहाँ गया? और इतनी रात गए यहाँ जंगल में, आखिर कौन होगा?
अर्चना की बातों से संग्राम सिंह आंख बबूला हो गए। अर्चना, अब एक लफ्ज भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा। अरे, एक फौजी की बीबी होकर तुम्हें ऐसी कायरता भरी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मुसीबत के समय बच्चों को साहस देने की बजाय ये पागलों जैसी बातें कर रही हो। भूत प्रेत तंत्र मंत्र, उफ, क्या करूं मैं अब? पापा, आपको ये देखना चाहिए। राहुल ने कार के नीचे इशारा करके कुछ दिखाना चाहा। अब कार के उस तरफ सभी लोग आ चुके थे। उधर खून के निशान टायरों तक जा रहे थे। फिर सड़क के दाहिने तरफ थोड़ी दूर से मिट्टी पर घिसटने के निशान थे। पापा, इसका मतलब आपने ठीक अनुमान लगाया। जो भी हमारी कार से टकराया था वो जरूर सड़क से उछलकर किनारे गिरा होगा। वैसे भी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा होना स्वाभाविक है। पापा, हमें देखना होगा, मदद करनी होगी। हेलो, अरे कोई हमें सुन रहा है क्या? कोई है वहाँ? कोई है? संग्राम सिंह ने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगलों की तरफ राहुल और संग्राम सिंह आवाज देने लगे। जंगल में उनकी आवाज गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल उन्हें अपनी ओर बुला रहा हो। पापा, मुझे लगता है कि वो हमें सुन नहीं पा रहा। वैसे भी सड़क किनारे की ये ढलानें उन झाड़ियों में खत्म होती है। मुझे जाकर देखना चाहिए, राहुल ने कहा। पापा, मुझे वो टॉर्च दीजिए। आप लोग यहाँ कार के पास रुकिए, मैं नीचे जाकर आता हूँ। राहुल और संग्राम सिंह का अनुमान कितना सही था ये बता पाना मुश्किल था, पर उन्हें जो लग रहा था वो उस बात पर अमल करने में लगे थे। अर्चना ये बात जानती थी कि बाप बेटे मानने वाले नहीं हैं। इतने अंधेरे में अकेले वहाँ मत जाओ बेटा, मुझे डर लग रहा है। अपने पापा को भी साथ ले जाओ, अर्चना ने अपनी उसी घबराई आवाज़ में कहा। मम्मी, चिंता मत करो, अगर वहाँ कोई हुआ तो मैं पापा को आवाज़ दूंगा और वो मदद के लिए चले आएंगे। अभी उस व्यक्ति की मदद करना ज़रूरी है, प्लीज़। हमें अब तक पता नहीं है कि वो कोई जानवर है या कोई इंसान। खून के धब्बों को देखने के बाद दोनों ही सूरतों में हम उस जख्मी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। राहुल ने अर्चना को समझाया और फिर संग्राम सिंह से कहा, पापा आप तब तक यहाँ मदद देखिए, कोई भी गाड़ी आए तो उसे हाथ दीजिएगा। गीता, मम्मी को संभालो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 2 मिनट में आया। राहुल सड़क किनारे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ गया, पर वो संग्राम सिंह जैसे फौजी का बेटा ना होता तो शायद कोई इंसान उस घने काले जंगलों में अपने कदम बढ़ा नहीं पाता, क्योंकि वो जंगल कोई मामूली सा जंगल नहीं था। शायद उस अमावस की रात ने उसे ऐसा भयानक बना दिया था जिसे देखकर ही दिल कांप उठे और डरने लगे। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही। जब से हम यहाँ फंसे हैं मुझे तो एक भी गाड़ी सड़क से गुजरते हुए नहीं दिखी। न जाने ये काली मनहूस अमावस की रात आज क्या बुरी बला लेकर आई है हमारे लिए। अर्चना पूरी तरह से डरी हुई थी और बार बार भगवान का नाम जप रही थी। दूर दूर तक वाकई कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। संग्राम सिंह भी गहन चिंता में डूबने लगे थे, पर वो अर्चना की बात का समर्थन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये रात मुसीबत से भरी जरूर थी, पर ये अमावस और भूत प्रेत की बातें संग्राम सिंह जैसा फौज में कई साल काम करने वाला दिलेर आदमी कभी नहीं मानने वाला था। पर क्या वाकई किसी चीज़ को ना मानने से उस चीज़ के होने को नकारा जा सकता है? पर आज की रात किसी ऐसी भयानकता का संकेत दे रही थी जो किस हद तक मनहूस हो जाएगी वो कोई नहीं जानता था। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे कोई भी व्यक्ति ये मान ले कि इन घटनाओं में अमावस की काली रात में घूमने वाली अनजान शक्तियों का कोई हाथ है। दरअसल सच्चाई जब तक सामने नहीं आती लोग उसे टाल देते हैं, पर जब वो नंगी होकर सामने खड़ी होती है तो उसे झुठलाना नामुमकिन हो जाता है। राहुल को गए हुए अब तक 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे।
न जाने राहुल सड़क किनारे दिख रही उन झाड़ियों में कहाँ गुम हो गया था। चिंता का विषय बन जाना अब लाजमी था। ये राहुल अब तक क्यों नहीं आया? जरा देखिए ना, कहीं कोई मुसीबत में तो फंस नहीं गया ना। अर्चना का डर अब भी चरम पर था और गीता बिना बोले अर्चना का हाथ थामे अपने डर को अपने में समाई थी। राहुल, राहुल! संग्राम सिंह और गीता ने अगले ही पल आवाज़ देना शुरू कर दिया, पर कोई भी जवाब नहीं मिला और ना ही राहुल उन झाड़ियों में कहीं नजर आया। हमें राहुल को उधर जाने ही नहीं देना चाहिए था। पापा प्लीज़ कुछ कीजिए। अब गीता ने लगभग रोना चालू कर दिया था। अर्चना का ममतामयी दिल राहुल के लिए चिंतित था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें बंद करो, वो जरूर आएगा। संग्राम सिंह उस स्थिति को संभालने में लगे थे, पर कुछ देर के बाद गीता और अर्चना की बातों से संग्राम सिंह भी अपने इकलौते बेटे राहुल की चिंता से घिर चुके थे। उन्होंने अब जोर जोर से राहुल का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था जंगल उन लोगों की आवाज़ उस तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। ये रात ऐसी लग रही थी जैसे पूरा आकाश काली शाही में डूबा हो। उनके कार एक्सीडेंट के बाद से ही जंगल ने जैसे अपना रंग बदल लिया हो। इतनी रात सड़क पर एक फैमिली और उनमें से एक सदस्य गायब था और कार का लगभग एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें पूरा परिवार बाल बाल बचा था। क्या वाकई में ये सब किसी नियति का खेल बनता जा रहा था या संयोग मात्र था बस? पर शायद चुपचाप सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखने का समय अब जा चुका था। संग्राम सिंह राहुल को ढूंढने के लिए सड़क के नीचे उतर के उन झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कार की जलती हुई लाइट्स ही आसपास थोड़ा उजाला फैलाए हुए थी, जो कि ज़्यादा साफ तो नहीं था, पर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था उनके पास। गीता, मम्मी को लेकर कार में बैठो, मैं राहुल को देख कर आता हूँ। नहीं पापा, आप भी मत जाइए, जैसा कहता हूँ वैसा करो। मैं कार के अंदर जाओ, मैं नहीं चाहता कि और कोई मुसीबत आए। संग्राम सिंह ने झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर कहा। संग्राम सिंह अपनी फैमिली को इस मुसीबत से निकालने की भरसक कोशिश कर रहे थे, पर चिंता उन्हें सताए जा रही थी। न तो वो राहुल को छोड़ के भाग सकते थे और ना ही उसका पता लगा पा रहे थे, क्योंकि अगर फैमिली को छोड़ के जंगल में गए तो इन पर कोई मुसीबत आ सकती थी। पर अब जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब तक उस सड़क से कोई गुजरा भी नहीं था जिससे मदद की गुहार भी लगाई जा सके। संग्राम सिंह बेटे का नाम ले लेकर जंगल में बढ़ने लगे। संग्राम की चाल आज डगमगा रही थी, जबकि उन जैसे फौजियों के साथ ये नहीं होना चाहिए था। पर आज शायद ये किसी फौजी के कदम नहीं, एक बाप के कदम थे जो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। आंखें सिर्फ राहुल को ही तलाश रही थी। संग्राम सिंह झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर गीता और अर्चना को भी देख रहे थे, जो कि कार के पास ही खड़े थे, अब तक एक दूसरे को पकड़े हुए। संग्राम सिंह राहुल का नाम पुकारना चाहते थे, पर उनके लफ्ज़ों पर जैसे ताला लग गया था। वो लगातार जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। अब वो गीता और अर्चना की नज़रों से भी ओझल हो चुके थे। संग्राम सिंह आज किसी फौज के मिशन पर नहीं, बल्कि बेटे की तलाश में थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना काला अंधेरा अपने पैर पूरी तरह पसारे हुए था। राहुल का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया था। तभी सामने संग्राम सिंह को एक और झाड़ियों का झुंड नजर आया। अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज आने लगी। वो सड़क से दूर उन झाड़ियों के अंदर जा चुके थे। गीता और अर्चना अब नजर नहीं आ रहे थे और संग्राम सिंह को इस बात का अब कोई एहसास भी नहीं था। उनके कदम उस तरफ बढ़ने लगे। कुछ ऐसा ही दृश्य था जैसे कोई इंसान न चाहकर भी मुसल में अपना सर देने जा रहा हो।
तभी ऐसा लगा कोई तेजी से उन झाड़ियों से बाहर आ रहा हो। संग्राम सिंह का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन बेटे को ढूंढने के जुनून ने उनके डर को थामे रखा था। लगातार उनका दिल भी भगवान से दुआ करने में लगा था कि अब कोई मुसीबत दस्तक न दे जाए। संग्राम सिंह झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और जैसे संग्राम सिंह के कदम रुक से गए और चेहरे पर पसीने ने दस्तक दी। वह कोई और नहीं बल्कि राहुल था, जो पसीने से लगभग भीगा हुआ था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। राहुल, पापा। बाप बेटे की जबान जैसे रुक सी गई थी। टॉर्च की रोशनी में संग्राम सिंह ने राहुल को इस बुरी हालत में देखा तो वो दंग रह गए। वो कुछ पूछते उससे पहले ही राहुल ने कहा, पापा जल्दी यहाँ से निकलिए। वो संग्राम सिंह का हाथ पकड़ के उन झाड़ियों के पास से ऐसे भागा जैसे कोई बड़ी मुसीबत दिख गई हो। संग्राम सिंह ना कुछ कह पाए और राहुल ने ना उन्हें कुछ कहने का मौका दिया। संग्राम सिंह ने जाने राहुल के चेहरे पर किसी ऐसे भाव को देख लिया था कि वो कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहते थे। दोनों इस जंगल से इस कदर भाग रहे थे जैसे जाने कितने अंदर पहुंच चुके थे। कुछ अजीब था, या कहे बहुत कुछ अजीब था। आज रात एक भी घटना साधारण नहीं थी। न जाने ये किसी भयानकता से जुड़ गई थी या फिर जुड़ने वाली थी। कुछ घटनाएं जिंदगी में बदलाव का आगमन करती है और यहाँ तो ये घटनाएं असाधारण ही लग रही थी। संग्राम सिंह और राहुल जंगल से जल्द ही बाहर आ गए थे, लेकिन दोनों अब भी खामोश थे। अब सड़क पर कार नजर आ रही थी। जब दोनों कार के पास पहुंचे, वहां गीता और अर्चना नहीं थे। हे भगवान, ये दोनों कहाँ चले गए? संग्राम सिंह ने कार के पास जाते ही हाँफते हुए कहा। उनका गला अब सूखने को था। पहले राहुल को ढूंढने की बेचैनी और अब ये दोनों। ये क्या हो रहा था? वहीं राहुल खुद इतना डरा हुआ लग रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया और कार के अंदर ऐसे घुसकर जा बैठा जैसे किसी जानवर के डर से कोई बच्चा पलंग पर चढ़ जाता है। संग्राम सिंह राहुल के इस व्यवहार से कुछ चौंक से गए थे। राहुल से कुछ भी सवाल पूछने का समय उनके पास नहीं था। वो शायद राहुल की खामोशी का मतलब कोई डर मान चुके थे। वो सड़क के चारों तरफ पत्नी और बहू को पुकारने लगे। न जाने वो दोनों कहाँ गायब हो चुकी थी। संग्राम सिंह दौड़कर उस कार के पास गए और खिड़की के अंदर झांककर राहुल से पूछा, बेटा ये दोनों तो यहीं खड़े थे, अचानक कहाँ चले गए? राहुल अब भी शांत था। उसने संग्राम सिंह की किसी भी बात का जवाब ना दिया, जैसे उसे वाकई कोई सांप सूंघ गया हो। कार के चारों तरफ अंधेरा बढ़ने लगा था। संग्राम सिंह अब कार की दूसरी तरफ भागकर उन दोनों को पुकारने लगे, गीता, अर्चना, कहाँ हो तुम लोग? संग्राम सिंह की हालत उस फौजी की तरह हो चुकी थी जिसके पास न लड़ने के लिए बंदूक हो, न ही अपने देश की बॉर्डर का पता और ना ही उनके साथ साथियों का साथ। सूखे गले से वो चिंगार रहे थे, पर वो जंगल शायद अपनी ही मौज में था। जंगल संग्राम सिंह की आवाज़ को इस कदर अपने अंदर समा ले रहा था कि कोई आवाज़ गूंज ही नहीं रही हो। संग्राम सिंह सड़क के दोनों ओर पागलों की तरह चिल्लाते जा रहे थे। इस एक रात में जैसे सब कुछ बदल चुका था। पत्नी और बहू गायब थी और उनका बेटा खामोश सा हो चुका था। संग्राम सिंह ही अब अकेले ऐसे बचे थे जो पूरे परिवार को वापस सही सलामत लेकर जाना चाहते थे। तभी संग्राम सिंह को जंगल के एक कोने में, जो कि सड़क से लगा हुआ था, वहां कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई खड़ा हो जंगल की तरफ मुंह करके। संग्राम सिंह के शरीर में झुनझुनाहट ने दस्तक देना शुरू कर दिया था।
अचानक ये सब क्या हो रहा था, पर वो हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़े। संग्राम सिंह के कदम उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। परछाई और पास आते जा रही थी, पर वो परछाई किसी भी तरह से हिल नहीं रही थी। उनके पास कोई टॉर्च भी नहीं था, क्योंकि राहुल भी बिना टॉर्च के उन झाड़ियों से वापस आया था। जब वो उस परछाई के पास पहुंचने ही वाले थे, उन्हें लगा कि वहां कुछ 3 लोग थे। संग्राम सिंह का दिमाग इस कदर सोच में था कि आखिर ये तीसरा कौन होगा। अगर ये 2 गीता और अर्चना ही थे, तो ये तीसरी परछाई किसकी थी? उनके कदम अब भी अर्चना और गीता की उम्मीद में परछाइयों तरफ पहुंच गए। गीता, अर्चना, क्या ये तुम लोग हो? संग्राम सिंह जब एकदम पास गए तो उन्हें सिर्फ 2 लोग ही दिखे, और वो कोई और नहीं था, गीता और अर्चना थी। संग्राम सिंह ने दोनों को पास जाते ही जोर से हिलाया। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों जैसे मूर्त से बने वहां खड़े थे, पर संग्राम सिंह के हाथ लगते ही बोले, पापा आप? पता नहीं हम यहाँ कैसे आ गए। ता लगभग सांस अटकाते हुए बोली, हे राम, हम यहाँ कैसे? अर्चना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। कार अब भी उन्हें थोड़ी दूर में सड़क के बीच दिखाई दे रही थी। संग्राम सिंह ने दोनों की आंखों में देखा और लगा जैसे वो दोनों सच कह रहे हो। उन्हें पता ही नहीं था कि वो लोग कैसे वहां आए। अरे हम कार से इतनी दूर कैसे आ गए? अर्चना ने आसपास देखते हुए कहा। संग्राम सिंह अचानक हैरान हो चुके थे उन सब चीज़ों से। वो ये जान चुके थे कि यहाँ सब कुछ अजीब सा हो रहा है, और यहाँ एक पल भी रुकना मतलब किसी और मुसीबत को बुलावा देने जैसा था। ये रात जाने क्या क्या घुल खिला रही थी। राहुल कहाँ है? जी कहाँ है मेरा राहुल? अर्चना एकदम से राहुल का पूछने लगी। वो ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, वो कार में है। जल्दी निकलो यहाँ से और कार में बैठो। पता नहीं राहुल भी डरा हुआ लग रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। संग्राम सिंह ने गीता और अर्चना का हाथ कसकर ऐसे पकड़ा जैसे कोई पिता अपने बच्चों को दोनों तरफ से पकड़कर सड़क पार करवा रहा हो। संग्राम सिंह कार की तरफ दोनों को लेकर बढ़े, और पीछे से जंगल अजीब सी आवाज़ों के साथ उन्हें डराने लगा। उन तीनों में भी राहुल की तरह डर इस तरह बढ़ गया था कि सबके लफ्ज़ खामोश हो चुके थे। कार के करीब आते ही अर्चना और गीता राहुल राहुल करने लगी, और उनके कार के अंदर बैठते ही वहां पहुंचते ही तमाम सवाल करने लगी। लेकिन राहुल ने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, और पर जाने उसने क्यों जल्दी से संग्राम सिंह को गाड़ी चलाने का इशारा किया। किसी के मन में ये नहीं आया कि ये सब अचानक से क्यों हो रहा था, वो क्या कहना चाहता था, और हम यहाँ कैसे फंसे हुए थे। जैसे सब सुन्न हो चुका था। एक एक्सीडेंट, खून के धब्बे, राहुल का जंगल में जाकर आना, गीता और अर्चना का यूं अचानक कार से दूर जाना, जिसे अब तक कोई समझ नहीं पा रहा था। पापा जल्दी कार स्टार्ट कीजिए प्लीज़, गीता ने बहुत ही बेसब्रपन से कहा। उसकी आवाज़ में डर छलक रहा था। और ये राहुल चुप क्यों है पापा? उसने राहुल के बगल में बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा। राहुल कार की पिछली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। जब से ये उन जंगलों से बाहर आया है, न जाने क्यों खामोश है, संग्राम सिंह ने कहा और कार स्टार्ट करने लगे। हे भगवान, मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। जाने हम वहाँ जंगलों तक कैसे पहुँच गए, याद नहीं आ रहा। और अब ये राहुल, अब जल्दी से गाड़ी भगाइए, इससे पहले कि ये अमावस की रात अपनी सामत पर उतर आए। अर्चना ने कार में चिल्लाते हुए कहा, जो संग्राम सिंह के बगल में बैठी हुई थी। उनकी नज़र राहुल को कभी तो कभी कार के शीशे से बाहर देखने में लगी हुई थी। गीता बार बार राहुल के
हाथ को अपने हाथ में लेकर ऐसे सहला रही थी जैसे ठंड में कोई शरीर में गर्मी लाने की कोशिश कर रहा हो। बात क्या है राहुल? हुआ क्या है बेटा? तू कुछ कहेगा भी? संग्राम सिंह ने गाड़ी चालू करते हुए पूछा। कार भी चालू होने में आज जाने क्यों समय ले रही थी। राहुल, जो कि अब तक शांत बैठा हुआ था, अचानक से बोल पड़ा। उसकी आवाज़ उस डरे हुए हिरन की तरह लग रही थी कि जो किसी शेर से डर कर भागा था। राहुल ने सबकी तरफ एक नज़र घूर कर कहा, पापा सब बात बताऊंगा, आप पहले यहाँ से निकलिए, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलिए, वरना वो राहुल अब चिल्लाया था जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो या कोई जंगली जानवर। अर्चना और गीता चुपचाप राहुल को देखते रहे। किसी ने भी राहुल को पहले इतना डरा हुआ या घबराया हुआ नहीं देखा था। अचानक से कार में शांत बैठा राहुल जाने कार के शीशे से बाहर क्या देखने में पड़ा था और अचानक वो चीख पड़ा। गीता और अर्चना ने भी बाहर देखना चाहा, पर शायद वहाँ कोई नहीं था या फिर उस भयानक अंधेरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। भगवान जाने क्या हो रहा था। संग्राम सिंह ने गाड़ी स्टार्ट तो की, पर गाड़ी आगे भी बढ़ना चाहती थी। अंदेशा था कि गाड़ी पहले की तरह जाम तो नहीं रह जाएगी, पर गियर लगाकर रेस देते ही उस बार जाने कैसे कार दौड़ पड़ी। संग्राम सिंह ने न जाने राहुल की आंखों में ऐसा कौन सा डर पहचान लिया था कि उनको ये संदेह होने लगा था कि कुछ बुरा हुआ है। संग्राम सिंह उस बात को भी याद कर रहे थे जहां उन्होंने दूर से जंगल के पास 3 परछाइयों को देखा था, पर वो इसे वहम मान रहे थे क्योंकि जब वो पास गए वहाँ सिर्फ अर्चना और गीता थी। संग्राम सिंह जैसा शेर दिल आदमी अब भी उसे मानने को तैयार नहीं था कि सच में वहाँ कोई और था या फिर आंखों का धोखा। उस जंगल के रहस्यमय माहौल ने सबको अपनी जकड़ में ले लिया था और सबके दिलो दिमाग पर ऐसा खौफ छाया हुआ था। क्या और क्यों हो रहा है ये कोई सोचने के लिए सक्षम नहीं था। सभी के दिमाग सुन्न हो चुके थे। अर्चना अमावस में भटकते हुए भूतों की बातें शुरू से कर रही थी, पर किसी ने ना तो वो भूत को देखा था न प्रेत को। ऐसा कोई वाक्या भी नहीं हुआ था जिससे ये पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि ये अंधविश्वास भूतों और अमावस वाला सच था या झूठ। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या देख लिया था राहुल ने वहां जाकर उन झाड़ियों में जो उसके दिमाग की इस हालत का जिम्मेदार था। सड़क पर संग्राम सिंह अपनी कार को तेजी से भगा रहे थे। कार की स्पीड राहुल की घबराई आवाज से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस समय कार में कयामत से आने वाली भयानक भरी शांति छा चुकी थी। राहुल के माथे से पसीना टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कार में बैठे हुए चारों लोगों को मानो काटो तो खून नहीं। इस समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। डर ने सबके सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना दिया था। सब लोग कार के शीशे से बाहर इस कदर देख रहे थे कि कब कार इस जंगल से बाहर निकले। लगभग 5-10 मिनट के बाद अर्चना ने इस भयानक खामोशी को तोड़ा। राहुल, क्या हुआ बेटा? हमें कुछ बताएगा? तू ठीक तो है ना? तू चिंता मत कर, हम जल्द ही बहुत इस भयानक जंगल से निकल जाएंगे। हे भगवान, न जाने मेरे बेटे ने ऐसा क्या देख लिया। अर्चना राहुल को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। फिर जैसे राहुल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। वो हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे मम्मी। राहुल ने अपनी खौफ भरी चुप्पी तोड़ी, पर यह चुप्पी अब सबको डराने वाली लग रही थी। क्या मतलब? संग्राम सिंह ने कार चलाते हुए पूछा। संग्राम सिंह ने एक नज़र पीछे मुड़कर राहुल को देखा, पर अगले ही पल उनका ध्यान अभी भी तेज गति से भाग रही कार के स्टीयरिंग पर आ गई थी। मैं समझा नहीं राहुल,
तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम बताओगे आखिर बात क्या है? ऐसा क्या देख लिया तुमने कि जो इतने खौफ में हो? हाँ राहुल, मैंने तुमको इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ कुछ बोलो राहुल। गीता, जो कि कार की पिछली सीट पर राहुल के साथ बैठी थी, राहुल के माथे से टपकते हुए पसीने को अपने दुपट्टे से पोंछते हुए बोली। लेकिन राहुल के चेहरे पर अब भी खामोशी ने घर बनाया हुआ था। उसके होठ अपने आप सिलने लगे थे, ऐसा ही लग रहा था। कार सड़क पर अब भी तेज गति से दौड़ रही थी और संग्राम दंपति अपनी बहू गीता और बेटे राहुल के साथ उस कार में खौफनाक खामोशी और अजीब से डर के साथ सफ़र कर रहे थे। सड़क पर अब भी दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था इस भयानक रात ने उस सड़क और जंगल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। पापा, अचानक राहुल बोला। फिर अचानक से ही अगले ही पल वो एक ठहाका लगाकर हंसने लगा। हा 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 हा। सब लोग परेशान थे। आखिर राहुल को क्या हो गया है और ये ऐसे क्यों हंस रहा है? अर्चना ने संग्राम सिंह को गाड़ी रोकने को कहा, पर राहुल अचानक बोल पड़ा और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई थी। नहीं पापा, गाड़ी मत रोकिएगा। अगर गाड़ी रुक गई तो अंजाम और भी भयानक होगा। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं मेरे बेटे को किसी आत्मा या भूत ने वश में तो नहीं कर लिया? अर्चना घबराते हुए स्वर में बोली। अर्चना को अपना शक सच होते दिखने लगा था, क्योंकि जो भी कुछ इस समय हो रहा था वो कोई साधारण बात नहीं थी। ये तुमने क्या लगा कर रखा है? भूत प्रेत तंत्र? तंग आ गया हूँ तुम्हारी इन सब बातों से मैं। संग्राम सिंह ने पीछे राहुल की तरफ देखा और पूछा, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ? आखिर वहां ऐसा क्या देखा तुमने? इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी और पत्नी और भी ज़्यादा परेशान हो जाए, मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं बेटा। संग्राम सिंह सच सुनना चाहते थे, जो सिर्फ राहुल जानता था, क्योंकि वो ही इन जंगलों में गया था और उसी ने न जाने क्यों वहाँ से भागने को कहा था। पापा, आप सच जानना चाहते हैं ना? राहुल ने फिर से रहस्यमय ढंग से बोला। हाँ बेटा, बोलो, हम सब जानना चाहते हैं सच। आखिर तुमने ऐसा क्या देखा उन जंगलों में और हमें भागने के लिए क्यों कहा? और जब से आए हो तुम इस भूत की तरह चुप क्यों बैठे हो? संग्राम सिंह ने पूछा। वो सोच रहे थे कहीं ना कहीं राहुल का पाला उन झाड़ियों में किसी जंगली जानवर से हुआ होगा। लेकिन राहुल ने जब अपना मुंह खोला तो वो शायद किसी और बात की तरफ इशारा करने लगा था। मम्मी, आप सही थी, उसने रुखी आवाज में धीरे से कहा। मम्मी सही थी मतलब? क्या सही थी? क्या हुआ? साफ शब्दों में कहो। संग्राम सिंह गुर्राए। मम्मी, आप सही थी। राहुल ने रट लगा रखी थी। राहुल की बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। क्या बुरा हुआ था और क्या होने वाला है, अब भी ये एक सवाल सा था जो सबके मन में था, जिसका जवाब राहुल ही दे सकता था। अर्चना सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी, पर उसकी नज़र पीछे राहुल को देख रही थी। उसने मुड़कर राहुल का हाथ अपने हाथों में लिया और पूछा, बेटा, तुम्हारे पापा, मैं और गीता सब परेशान हैं। हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सही हूँ। हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डरो नहीं बेटा, प्लीज़ हमें बताओ क्या हुआ वहाँ पर। माँ चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को हमेशा हौसला देने की कोशिश करती है। सवाल तो इतने पूछे जा रहे थे, लेकिन राहुल जवाब किसी का भी नहीं दे रहा था।
एक खौफ था उसके चेहरे पर जो अभी तक नहीं गया था। जाने क्यों कभी अचानक भागने का बोलने लगता था और जब कुछ पूछा जाए तो वो खामोश हो जाता था। वो किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। गीता उसके बगल में बैठी उसके हाथों को पकड़े हुए थी। संग्राम सिंह अब भी उन काली सड़कों पर कार दौड़ा रहे थे और जैसे इन जंगलों से जल्दी अपनी कार को बाहर निकालना चाहते थे। अगले ही पल आखिरकार राहुल ने खौफ में समाई अपनी जुबान खोली। मम्मी, पापा, गीता। राहुल की आवाज़ बेशक अब भी डरी हुई थी, फिर भी न जाने अब वो कौन सा राज बताने वाला था। फिर उस कहानी की शुरुआत होने लगी जिसका इंतज़ार पूरा परिवार अब तक कर रहा था। जब मैं उन झाड़ियों के पीछे उस शख्स को ढूंढने गया, मैं अपनी टॉर्च लिए उस उम्मीद से आगे बढ़ा कि शायद वहाँ कोई जख्मी हालत में होगा, पर मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। पर एक पल के लिए मुझे ये भी लगा कि शायद वो कोई इंसान न हो, कोई जानवर भी हो सकता है जो कार से जख्मी होकर जंगल में चला गया होगा। लेकिन वो जानवर हो या इंसान, उसे भी मदद चाहिए होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं झाड़ियों से आगे निकला तो मुझे काले और घने जंगल के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने वहाँ आवाज़ लगाई, कोई है वहाँ? हेलो, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, अगर आप वहाँ हैं तो प्लीज़ जवाब दीजिए। लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। टॉर्च की रोशनी भी उस काले घने जंगल और उस काली अमावस की रात में फीकी पड़ रही थी। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। तभी थोड़ी देर की कोशिश के बाद जब मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ कोई भी नहीं है और ये भी एहसास हो चुका था कि मैं किसी को ढूंढते हुए न जाने किस मायावी से दिखने वाले जंगल में आ चुका हूँ, और साथ ही ये एहसास मेरे दिल को हो चुका था कि अगर कोई जानवर ही होता तो इतनी दूर जंगल में कैसे जख्मी हालत में आ सकता। इसी एहसास के साथ मैं वापस आने के लिए मुड़ा ही था कि तभी कुछ हल्की सी आवाज़ मेरे कान में आई। मैं पीछे मुड़ा पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने फिर आवाज़ लगाई, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं तेज़ी से अपनी टॉर्च लिए उस तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद मैंने देखा इतना कहते ही राहुल की आवाज़ में जैसे एक अजीब सा डर थरथराया और आवाज़ जैसे रुक सी गई। कार अब भी संग्राम सी सरपट भगा रहे थे। क्या देखा बेटा, कौन था वहाँ? अर्चना ने पूछा। मम्मी, वहाँ पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। कुछ देर सांस रोकने के बाद राहुल ने आगे बताया। कौन बैठा था वहाँ? गीता ने पूछा, जो अब पूरी तरह डर रही थी। ये तो मुझे भी ठीक से दिखाई नहीं दिया वो कौन था, क्योंकि जब मैं पास पहुंचा तो देखा पेड़ के पीछे बैठा कोई रो रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि किसी औरत की रोने की आवाज़ थी वो। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर एक औरत इस भयानक जंगल में बैठी रो क्यों रही है। अगर वाकई वो हमारी कार से टकराकर घायल हुई थी तो वो सड़क से इतनी दूर इस जंगल में कैसे आ गई थी? क्या तुमने उससे बात की? और अगर उसे मदद चाहिए थी तो तुमने हमें वहां से भागने के लिए क्यों कहा बेटा? संग्राम सिंह ने पूछा, जो कि कार चलाने के साथ साथ राहुल की बात को भी गौर से सुन रहे थे। पापा, जब मैं उस पेड़ के पीछे गया तो और भी हैरान हो गया था। मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया देख कर कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मैं उसके पास गया और देखा वो बच्चा बेहोश था, और जब मैंने टॉर्च से उसे देखा तो पता चला कि उसके सिर से खून बह रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। बच्चा बहुत ही मासूम लग रहा था, पर वो शायद बेहोश था। बूढ़ी औरत उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। मैंने पूछा, अम्मा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। आप लोग इस सुनसान जंगल में कैसे? क्या आप लोग
हमारी कार से टकराए थे। माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्या ये आपका पोता है? लेकिन अभी तक उस बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। अब भी वो रो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अम्मा, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी कार यहीं पास में एक सड़क पर खड़ी है। हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, प्लीज़। पूरा जंगल एक अजीब सी आवाज़ से गूंज रहा था, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो सब क्यों और क्या था। लेकिन जैसे वो मुझे देख ही नहीं रही थी या जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही थी, जबकि मैं बड़ा हैरान था कि भला इस जंगल में कौन मदद नहीं चाहेगा। फिर आखिर ये बुढ़िया क्यों खामोश थी? तभी अचानक उसके रोने की आवाज़ खत्म हुई और जैसे ऐसा लगा पूरा जंगल उसके रोने की आवाज़ के चुप होते ही एकदम शांत हो चुका था। ये पल इतना डरावना लग रहा था कि मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। फिर उस बूढ़ी औरत ने बिना मेरी तरफ देखे खौफनाक ढंग से कहा, तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मैं बहुत घबराया हुआ था। अम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दरअसल गलती मेरी है, मैं ही कार चला रहा था और ये सब कैसे हुआ मैं खुद समझ नहीं पाया। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप लोगों की मदद करनी दीजिए। मैं अपने परिवार के साथ एक पार्टी से लौट रहा था और ये हादसा हो गया। मैंने उन्हें जवाब दिया और माफ़ी भी मांगी। तुम बड़े लोग कार ऐसे चलाते हो कि हम जैसे गरीब लोग तुम्हें दिखाई ही नहीं देते। मेरा इस दुनिया में मेरे पोते सोनू के अलावा कोई भी नहीं था। अब ये भी नहीं रहा। और वो रोने लगी। अम्मा, वो जिंदा है। मैंने उसकी सांस चेक की है और वो चल रही थी। उस बच्चे के सर पर भी गहरी चोट थी, जिससे अब भी खून बह रहा था। अम्मा, खून ज़्यादा बहने के कारण ये बेहोश है। आप जल्दी चलिए, इसे अस्पताल ले जाते हैं। कुछ नहीं होगा इसको, मैं वादा करता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं बड़ी ही हिम्मत के साथ बोल रहा था। जंगल एकदम शांत लग रहा था, पर भयानक और काला होता जा रहा था। स्कूल के आने के बाद सोनू हमेशा मेरी मदद करता था। हम यहीं पास के गांव में रहते हैं। मैं गरीब हूँ, इसलिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनकर उसे शहर में बेचकर अपने और सोनू का गुजारा करती थी। सोनू आज भी मेरी मदद करने आया था और इस तेज बारिश में बचने के लिए हम एक पेड़ के नीचे छुपे थे और शाम हो चुकी थी। जब बारिश रुकी तो रात हो चुकी थी और इसलिए हम वह रास्ता पार कर रहे थे और तभी वो कार। इतना बोलकर बुढ़िया फफक कर रोने लगी। उस बूढ़ी औरत के शब्दों में जितना दर्द था, उतनी ही अजीब सी भयानकता भी जाने क्यों लग रही थी। मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप लोग प्लीज़ चलिए, मेरी कार यहीं पास में है, मैं आपकी मदद करूँगा। एक मिनट। अचानक मेरे दिमाग में विचार आया कि आज सुबह से कोई बारिश तो नहीं हुई, और आज तो क्या बल्कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई। इस ठंड के मौसम में बारिश? मैं हैरान था। और अगर इस जंगल में बारिश हुई होती तो सड़क गीली होती, पर न तो जंगल गीला था न सड़क। मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा, आज तो कोई बारिश नहीं हुई, आप कैसी बात कर रहे हैं? ध्यान से देखो अपने चारों तरफ। और तभी मेरे सिर पर पानी की बूंद गिरी। मैं हड़बड़ा गया। मैंने देखा पेड़ से पानी चू रहा था और अगल बगल जमीन पर पानी दिख रहा था। मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गया। एक के बाद एक होती इन घटनाओं ने न चाहते हुए भी मेरे मन को और डरा दिया था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी सपने में हूँ, पर मैं जान चुका था वो सपना नहीं, हकीकत थी। 11 जनवरी की वो भयानक रात मैं भूल नहीं सकती, जिसने मेरी और मेरे सोनू की जान ली। और उन लोगों ने हमें सड़क पर ही तड़पता छोड़ दिया। किसी ने कोई मदद भी नहीं की। पर मदद तो हमें अब भी चाहिए। पर यह बात आज भी चुभती है कि आखिर हमारी क्या गलती थी। वो एकदम से चीख रही थी। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, पर तभी मैंने देखा वो बच्चा अचानक उठ खड़ा हुआ, जिसके सर से अब भी काफ़ी खून बह गया था। अब मानो ऐसे खड़ा हो गया जैसे बिल्कुल ठीक हो। मैं हल्का सा पीछे हुआ। अब बुढ़िया ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर मैं घबरा गया, जो कि काफ़ी भयानक था। उसने पास से कुछ उठाया। ओ माय गॉड, वो एक कुल्हाड़ी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक जोरदार हंसी उस जंगल में गूंज उठी। ये कुल्हाड़ी देख रहे हो, इससे मैं लकड़ियाँ काटा करती थी। उस दिन उस परिवार की गर्दन काट देती अगर मैं मर ना गई होती तो। तुम सब शैतान हो, इंसानी शैतान, पर मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी। ये अमावस की रात बड़ी जालिम होती है, जाने कैसे कैसे खेल करवाती है ना। पर शायद तुम्हें बता दूँ, ये आज की रात मेरी उस रात की ख्वाहिश को पूरी करेगी। वो भयानक इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, पर अपने आप को बचाने की कोशिश में अब भी कर रहा था। हमें माफ़ कर दो, बस हम तो आपकी मदद करना चाहते थे। मैंने और मेरे परिवार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज़ हमें जाने दीजिए। हमें लगा आप लोग हमारी कार से टकराए होंगे, इसलिए आप लोगों को ढूंढता इधर आपकी मदद करने आया था। मैं गिड़गिड़ा रहा था। मैं उनसे माफ़ी मांग रहा था। मेरे कदम एक एक करके पीछे जा रहे थे और अब नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट आ रही थी। पानी तो जैसे गायब हो चुका था, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले महसूस किया था। वो बुढ़िया और लड़का मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनका चेहरा काला पड़ता जा रहा था, जैसे कोई परछाई उसे ढक रही हो। तुम लोगों ने हमारे ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई? बोलो, क्यों किया ऐसा? हाँ, उस बुढ़िया ने अजीब सी भयानक आवाज़ में कहा। मैं तो आज भी उसी रास्ते से अपने सोनू को लेकर सड़क पार कर रही थी। वो तुम लोग थे जिन्होंने हम पर गाड़ी चला दिया। क्या बिगाड़ा था हमने? बोलो, क्या चाहते हो तुम लोग? मार डालेंगे, हम सब लोगों को मार डालेंगे जो उस सड़क से गुजरेगा। जो लोग हमें परेशान करेंगे, हम उस सभी को मार डालेंगे। बुढ़िया और वो लड़का हमारे खून के प्यासे लग रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और तेजी से वापस सड़क की तरफ भागा। वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे और उस बुढ़िया की कुल्हाड़ी घनी रात में ऐसी चमक रही थी मानो वो हमारी खून की प्यासी हो। उसके बाद कार में सन्नाटा छा गया। बस यही सब कुछ वहाँ पर हुआ। और मम्मी, आप सच कह रही थी, भूत प्रेत होते हैं और अमावस की रात वो बदला लेने के लिए घूमते हैं, और आज हम यहाँ फंस गए हैं। कहते कहते राहुल रोने लगा। राहुल के इस वाक्यों के सुनने के बाद कार में बैठे संग्राम सिंह के फैमिली के तीनों सदस्य भयभीत हो चुके थे। राहुल, ये सब तू क्या बोल रहा है बेटा? अर्चना ने हैरानी से कहा। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता राहुल की इस कहानी से इतने हैरान थे कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। और झूठ था भी तो राहुल ऐसी कहानियाँ क्यों बनाएगा? सच तो ये था कि भूतों पर विश्वास दो तरह के लोग करते हैं। एक तो वो जो उन्हें मानते हैं, या फिर वो जिन्होंने उन्हें देखा है। और राहुल उन्हें देख चुका था, और अर्चना और गीता शायद अब तक उन्हें मान चुके थे। लेकिन संग्राम सिंह उन दोनों ही तरह के लोगों में से नहीं थे। संग्राम सिंह के भयभीत होने का कारण शायद वो कहानी नहीं बल्कि राहुल था। राहुल, बस हुई तुम्हारी ये बचकानी बातें। तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास करते हो। हद है ये तो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गीता और अर्चना को तो मैं समझा नहीं सकता, पर प्लीज़ तुम तो ये फिजूल की बातें मत किया करो। बस थोड़ी ही देर में हम इस जंगल से निकल जाएंगे और फिर घर पहुंच जाएंगे। तुम सब चिंता मत करो। डर और इस रात ने तुम सबके दिमाग पर जादू कर दिया है, जो यहाँ से निकलते ही सही हो जाएगा, संग्राम सिंह ने कहा और कार की रफ्तार बढ़ा दी। हे राम,
ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था ये अमावस की रात मनहूस होती है। और आज राहुल ने आत्माओं को भी देख लिया, पर वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। कहते हैं कि अमावस में भटकती शैतानी आत्माएं आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। बेटे तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। संग्राम सिंह का ध्यान अब सिर्फ गियर और स्टीयरिंग को संभालने में ही था। वो जल्दी से उस जंगल को पार करना चाहते थे बस। गीता जो काफ़ी घबराई हुई थी, वो अब राहुल को कस कर पकड़े हुए अब कांप रही थी। राहुल बार बार कार की खिड़की से बाहर जाने क्या देख रहा था। पापा, वो हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे। बकवास बंद करो राहुल, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है इस बारे में। पापा, आप पिछले घंटे से कार ड्राइव कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमें अब तक ये छोटा सा जंगल पार कर लेना चाहिए था? और आप कहते हैं हम जंगल से बाहर निकलने वाले हैं। उन लोगों ने कहा था कि वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। चुप हो जाओ तुम सब लोग, संग्राम सिंह चिल्लाए। पापा, लेकिन राहुल सच कह रहा है। हम कब से इस जंगल में ही है और न जाने ये सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और न ही किसी भी दूसरी गाड़ी को आते जाते देखा। ऐसा लग रहा है जैसे हम इस जंगल में और इस सड़क पर अकेले हैं। गीता ने अपने मन की बात बताई। कार में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सड़क पर वाकई काला अंधेरा पैर पसारे बैठा था। सड़क वीरान थी और सड़क के किनारे बने जंगल जैसे उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। पापा, हम यहाँ फंस चुके हैं, निकलना नामुमकिन है। बेटा ऐसा नहीं होगा, सब ठीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। संग्राम सिंह, जो अब तक किसी भी भूत या प्रेत में मानने से इनकार कर रहे थे, जाने क्यों उनकी आवाज़ गवाही दे रही थी कि अब उन्हें भी अपने बेटे की कही बातों पर विश्वास होने लगा था। संग्राम सिंह को पसीना आने लगा था। शायद वो इस बात का एहसास अब कर रहे थे कि वाकई ये रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि कार काफ़ी समय से वो चला रहे थे। अब क्या होगा बेटा? उन लोगों ने तुमसे और कुछ भी कहा होगा ना? क्या हम उससे माफ़ी मांग कर यहाँ से निकल पाएंगे? अर्चना राहुल की तरफ देखती हुई बोली, पर राहुल अब भी चुप था और उसकी नज़र शीशे पर थी। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना, किसी और के लिए हमें सज़ा मत देना, हम निर्दोष हैं। जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं? आखिर कैसे कोई व्यक्ति किसी को मरता हुआ छोड़ सकता है और फिर उनकी आत्माएं भटकती रहती है और वो न शांति पाती है ना किसी को शांति से बैठने देती है। बदला लेने के लिए वो तड़पती रहती है अनंत काल तक। अर्चना सिसकते हुए बोली। वो अपने परिवार के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी कि आज ये कहर जो भयानक तरीके से आने वाला है उसे टाल दिया जाए। भगवान कोई चमत्कार दिखा दो। राहुल, क्या हम किसी तरह यहाँ से निकल पाएंगे? गीता ने राहुल की तरफ देखा, पर राहुल के चेहरे से छलकता भय अपना जवाब दे चुका था। तभी अचानक संग्राम सिंह बोले, गीता, अर्चना, राहुल सही कह रहा है। मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि हम एक ही जगह पर भटक रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार संग्राम सिंह ने गंभीर होकर कहा, जो काफ़ी देर से स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गीता ने पूछा। मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जंगल में एक जगह घूमने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हम उस जगह से बार बार घूम रहे हैं, क्योंकि जंगल एक समान ही होते हैं। पर शायद अब मैं खुद ये एहसास कर रहा हूँ कि गाड़ी चलाते हुए अब तक तो ये जंगल कब का पार होना चाहिए था। ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, राहुल, ये बात कैसे कह सकता है कि हम एक ही जगह भटक रहे हैं? संग्राम सिंह ने तेजी से गाड़ी भगाते हुए पूछा। राहुल चुप था, अब भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। ए जी, ये भी हो सकता है ना हम रास्ता भटक गए हो। मम्मी, पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, पर अब नहीं, हम रास्ता नहीं भटके। राहुल ने फिर अचानक कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, जब मैं उन झाड़ियों से भागकर आया था तो मैंने आपको गाड़ी भगाने के लिए कहा था।
तब वहाँ मैंने एक चीज़ देखी थी और वो चीज़ मुझे अभी भी नज़र आ रही है। क्या क्या देखा था तुमने? वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे जब हम लोग गाड़ी में बैठे, और जब हम वहाँ से निकले वो लोग वहीं थे मेरे पीछे। उसकी जुबान जैसे रुक सी गई। क्या देखा, बताओगे भी? संग्राम सिंह चीखे। मैंने देखा कि वहीं पास के एक पेड़ के पास वो बुढ़िया अपने पोते के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में वो चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आ रही थी, और वो दोनों मेरी तरफ घूर रहे थे, मानो कह रहे हो कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और बोलो, और क्या? गीता डर से चीख पड़ी। और गीता, वो लोग मुझे हर 10 मिनट के बाद इस सड़क के किनारे उसी जगह पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बार बार उसी जगह पर घूम रहे हैं। शायद वो लोग ही हमें इसी जगह पर घुमा रहे हैं। ये क्या बकवास है राहुल? ये सच है पापा। तो क्या हम बार बार एक ही जगह से गुजर रहे हैं? हम एक ही सड़क पर फंस गए हैं क्या? अर्चना रो पड़ी। शायद नहीं, ये कोई दूसरी चीज़ है। हम एक सड़क पर नहीं बल्कि एक समय चक्र में फंस गए हैं, जो हर 10 मिनट के बाद हमें पिछले टाइम पर ले जाके वहाँ से बार बार ले आता है। राहुल ने कहा। व्हाट? ये कैसे मुमकिन है? संग्राम सिंह बोले। पापा, आपकी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 12:10। अरे मेरी घड़ी तो रुक गई है। मेरी भी पापा। राहुल अपनी घड़ी देखकर बोला। हम सभी की घड़ी रुक गई है, यहाँ तक कि कार के डैशबोर्ड की घड़ी देखिए, वो भी रुकी हुई है। संग्राम सिंह ने देखा। राहुल सच कह रहा था। ओ माय गॉड, मतलब हमारे लिए समय रुक गया है और हम इस शैतानी समय चक्र में फंस गए हैं। पापा, खिड़की के दाहिने तरफ वो फिर नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब उसी 10 मिनट का अंतिम समय आने वाला है। राहुल की आवाज़ की गर्माहट उस कार के अंदर साफ महसूस की जा रही थी। सबकी डरी हुई नज़रें एक बार एक साथ दाहिनी तरफ जंगल की ओर बढ़ी, और फिर जो कुछ राहुल ने कहा था वही हुआ। वहाँ वाकई वो बुढ़िया एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। वो दोनों तीखी नज़रों से उस काली अंधेरी रात में उन्हें घूर रहे थे। उस गहन अंधेरे में वो दोनों काले साए की तरफ नजर आ रहे थे, और उनकी आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसा वो कह रहा था, जैसे वो कह रहे हो, हम तुम्हारे खून के प्यासे हैं। संग्राम सिंह और उसकी फैमिली के छक्के छूट गए। वो भयानक रात इतनी भयानक थी कि बयान करना नामुमकिन था। कार अब भी सड़क पर दौड़ रही थी। उन दोनों सायों को पूरी फैमिली ने साथ में देखने के बाद कार में डर का माहौल काफ़ी बढ़ चुका था। पापा, अचानक राहुल चिल्लाया। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कुछ उपाय सूझा है। कार रोकिए। क्यों? संग्राम सिंह का कार रोकने का कोई इरादा न था। इस समय चक्र से बाहर निकालने का शायद एक ही उपाय है। क्या? हमें उल्टी दिशा में जाना चाहिए। अभी हम उनके मन मुताबिक इस दिशा में जा रहे थे। अगर हम जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ वापस चले जाए तो शायद बच पाएंगे। संग्राम सिंह ने सोचा। उसे शायद बात जच गई। उसने सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है। ठीक है बेटा, ट्राई करके देख लेते हैं। संग्राम सिंह ने कार रोकी, बाईं तरफ मुड़ी और रिवर्स कर ली। कार अब उल्टी दिशा में जा रही थी। अब शायद वो भूत हमें बाईं तरफ दिखे, अर्चना बोली। नहीं मम्मी, गीता बोली, शायद अब वो हमें दिखे ही ना हो। किसी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे सब मौत के मुंह से निकलने के लिए बेताब थे। और वाकई कार तेजी से भागती रही और 10 मिनट के बाद भी उन्हें इस बार बुढ़िया और उसका पोता नजर नहीं आया। अब जंगल का नज़ारा भी बदल गया था। राहुल खुशी के मारे बोल पड़ा। हम बच गए पापा, हमने एक समय चक्र को तोड़ दिया। अर्चना और गीता ने भी राहुल की खुशी में खुशी जाहिर किया, पर कोई था जो अब भी चुप था।
और वो संग्राम सिंह था जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वह एकटक सामने देखता रहा था। कार अब भी अपनी रफ्तार पर थी। पापा, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? अचानक संग्राम सिंह राहुल की तरफ एकदम से पलटा। उसका चेहरा देखकर राहुल सकते में आ गया। अचानक से ही वो हंसने लगा और फिर जैसे अमावस की वो रात जैसे और डरावनी सी हो गई। सब कुछ बदलने लगा। कुछ दिनों के बाद उसी सड़क पर दौड़ती एक कार जिसमें एक फैमिली थी। यार, आज तो मजा आ गया। वीकेंड में फैमिली के साथ बाहर जाना एक अच्छा अनुभव होता है, वो कार चालक बोला। तभी सड़क पर कोई चीज नजर आई और उससे बचने के लिए चालक ने तेजी से कार मोड़ी। कार का संतुलन खोते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। कार में बैठे पति पत्नी और उनके 3 बच्चे बाहर निकल आए। उन्हें हल्की सी चोटें आई थी। तुम सब ठीक हो ना? हाँ। क्या हुआ अर्जुन? स्त्री ने घबराते हुई आवाज में पूछा। पता नहीं सुनीता, ऐसा लग रहा था कि सड़क के बीच में कोई आ गया था। पता नहीं चला, पर मुझे पक्का यकीन है वहाँ कोई था। सुनीता चीख पड़ी। अर्जुन, अर्जुन, क्या हुआ? वहाँ सड़क पर कोई है। सड़क पर जब अर्जुन ने देखा तो उसे भी कोई आदमी दिखाई दिया। ओ सुनीता, शायद ये वही है जो हमारी कार से टकरा गया। पता नहीं इतनी रात में ये इतने घने जंगल में सड़क पर क्या कर रहा था। जरूर घायल होगा, हमें मदद करनी चाहिए। अर्जुन सड़क की ओर चल दिया जहां वो आदमी अब उठने की कोशिश कर रहा था। माफ़ कीजिएगा, आप मेरी कार से टकरा गए। मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया। आप ठीक तो है ना? सड़क पर एक साया था। वह बोलने लगा, हाँ मैं ठीक हूँ। इससे पहले कि अर्जुन उसका चेहरा देख पाता, अचानक अंधेरा बढ़ा और बढ़ता गया। एकदम से चांद को बादलों ने जैसे ढक लिया था। आप इतनी रात में इस वीरान सड़क पर कौन है आप? मैं मेजर संग्राम सिंह। दरअसल मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। ओह, किधर है आपकी कार? थोड़ा सा आगे। मैं मदद के लिए ही आपकी कार रोकने का प्रयत्न कर रहा था। मैं शर्मिंदा हूँ, आज रात कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है। मुझे पता ही नहीं चला कि आप सड़क पर कब आ गए। कोई बात नहीं, आपने अगर वक्त रहते ही कार न मोड़ी होती तो शायद और बुरा हो सकता था। वो दोनों चलते हुए सड़क पर थोड़ा आगे आ गए। अर्जुन ने देखा कि ठीक उनकी कार की तरह संग्राम सिंह की कार भी सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई हुई थी। वह उसके समीप पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल उठा। वह कार देखने में लग रही थी कि कई साल पहले ही वो जल चुकी थी। उसने उस कार में झांक कर देखा। अंदर एक जवान लड़का, लड़की और एक औरत थी। वह सभी उसकी तरफ देखकर पलटे। उनके चेहरे पर भयानक इरादे नजर आ रहे थे। वो बौखलाता हुआ पीछे पलटा। पीछे संग्राम सिंह एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तूने क्यों मुझ पर और मेरे परिवार पर गाड़ी चढ़ाई? मैं अर्जुन लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। तब तक पीछे से उसकी कार वहां आई जिसे उसकी बीबी सुनीता चला रही थी। अर्जुन संभल कर उठा और पलक झपकते ही कार में घुस गया। अंदर उनके बच्चे सहमे हुए थे। सुनीता ने कार फुल स्पीड में आगे बढ़ा दी। संग्राम सिंह सड़क किनारे खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? सुनीता, तुम गाड़ी चलाती रहो, बोलो मत। पता नहीं वो कौन था और वो उसकी फैमिली, ये सब। अर्जुन डरा हुआ था। कार चलती रही। 5 मिनट बाद दोबारा उन्हें वहीं साया यानी कि संग्राम सिंह सड़क पर दिखाई दिया। इस बार उनके साथ उनका पूरा परिवार भी खड़ा था। ये क्या हो रहा है अर्जुन? हम वापस उसी जगह पर कैसे पहुंच गए? ये सड़क गोल है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अर्जुन बोला। कुछ देर के बाद फिर से वे वहीं जगह से निकले। इस बार संग्राम सिंह के परिवार के साथ एक बूढ़ी औरत और एक छोटा बच्चा भी उसके साथ दिखाई दिया। उस औरत के हाथ में भी एक कुल्हाड़ी थी। अंधेरा और भी गहरा हो चुका था।
कहते हैं कि आज भी उस जंगल में ये सिलसिला जारी है और हर अमावस की रात आज भी उतनी ही भयानक चीज़ें लेकर आती है जिसका बयान कोई कभी नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।